हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरक्यूल पोयरोट मिस्ट्री की एक नई मूवी जिसका नाम है द एबीसी मर्डर्स। दोस्तों, इस मूवी में डिटेक्टिव पोयरोट को धमकी भरे लेटर्स रिसीव होती हैं जिसमें किलर उन्हें चैलेंज करता है कि वो आने वाले मर्डर्स को रोक सके। और अजीब बात यह है कि ये सारी हत्याएं किलर सेम अल्फाबेट ऑर्डर और नाम से शुरू होने वाले लोगों का करता था। आखिर इस सब के पीछे किलर का क्या मोटिव है? कहीं किलर पोयरोट का कोई पुराना दुश्मन तो नहीं? यही जानने के लिए हमें देखना होगा पोयरोट सीरीज के इस एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की बेसिक प्लॉट लाइन। एपिसोड की शुरुआत हरक्यूल पोयरोट और उसके दोस्त कैप्टन हेस्टिंग को दिखाते हुए होती है। हेस्टिंग काफी लंबे समय से नॉर्थ अमेरिका गया हुआ था और आज ही वहां से वापस आया है। यहाँ हेस्टिंग पोयरोट के लिए एक बड़ा सा क्रोकोडाइल गिफ्ट के तौर पर अपने साथ लाया था। आगे पोयरोट हेस्टिंग को लेकर अपने होटल पहुंचता है। यहाँ पोयरोट बताता है होटल में इस वक्त और कोई रूम खाली नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मेरे ही होटल रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हेस्टिंग को इससे कोई शिकायत नहीं थी। होटल में सेटल हो जाने के बाद पोयरोट हेस्टिंग को बताता है मुझे काफी देर से एक लेटर ने परेशान कर रखा है। ये लेटर मुझे एक हफ्ते पहले किसी अनजान आदमी ने भेजा था। ऐसा कहकर पोयरोट वो लेटर हेस्टिंग को पढ़ने देता है। तो हेस्टिंग पढ़कर सुनाता है, डियर मिस्टर पोयरोट, लंदन पुलिस जिनके पास काफी मोटी अकल है, उनके छोटे मोटे केसेस सॉल्व करके आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते होंगे। अगर आप सच में स्मार्ट हैं, तो 21 तारीख को एंडोवर इलाके में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं से आपको मेरी इस पहेली का अंदाजा हो जाएगा। आपका शुभ चिंतक एबीसी। लेटर पढ़ने के बाद हेस्टिंग कहता है 21 तारीख तो आज ही थी। पोयरोट, क्या तुमने इस पर कोई कदम उठाया? पोयरोट कहता है बेशक नहीं, क्योंकि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने लिखते समय बहुत सावधानी बरती है। इवन एक फिंगरप्रिंट का निशान तक नहीं छोड़ा। इसी कारण से मैं इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया। खैर, अगर लेटर के मुताबिक सच में आज की तारीख में एंडोवर इलाके में कुछ बड़ा हादसा होगा तो कल सुबह इंस्पेक्टर जेफ हमें इसकी इत्तला कर देंगे। आगे अगली सुबह होते ही पोयरोट और हेस्टिंग इंस्पेक्टर जेफ से उनके ऑफिस में मिलने पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर जेफ हेस्टिंग की तरह ही पोयरोट का एक बहुत पुराना फ्रेंड है। पोयरोट जेफ से कहता है इंस्पेक्टर, मैंने आपको जिस लेटर के बारे में बताया था, क्या उसका कोई रिस्पांस आया? जेफ कहता है मुझे नहीं लगता मिस्टर पोयरोट, वैसे भी इस तरह के लेटर्स कुछ सनकी लोग अखबारों में सुर्खियां पाने के लिए लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार एंडोवर इलाके के इंस्पेक्टर से इस बारे में पता करता हूँ। ऐसा कहकर जेफ वहाँ के इंस्पेक्टर से कॉल पर बात करता है और कॉल एंड होते ही पोयरोट और हेस्टिंग से कहता है कल रात एग्जैक्ट उसी इलाके में एक लेडी की हत्या हुई है। वो लेडी वहाँ तंबाकू शॉप चलाती थी। पोयरोट पूछता है उनका नाम क्या था? जेफ बताता है मिस एलिस एशर। अब मूवी मिस एलिस की शॉप में शिफ्ट होती है जहां उनका मर्डर हुआ था। इधर पोयरोट को इंस्पेक्टर जेफ बताता है किलर मिस एलिस की हत्या करके उनका कोई सामान अपने साथ चुरा कर नहीं ले गया। दुकान वैसी की वैसी ही है। तब पोयरोट कहती हैं हाँ, लेकिन हाँ, किलर अपना एक सामान इस जगह छोड़कर जरूर गया है। ऐसा कहकर पोयरोट मेज पे पड़े एबीसी रेलवे गाइड की तरफ इशारा करता है। आगे पोयरोट इंस्पेक्टर जेफ से कहता है क्या उसे इस केस का कोई सस्पेक्ट मिला? जेफ कहता है हत्या इस शॉप में हुई है और शॉप से लगातार कई सारे कस्टमर्स गुजरते थे, इसलिए कोई स्पेसिफिक सस्पेक्ट तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, मिस एलिस का एक शराबी हस्बैंड था। उनका हस्बैंड उनसे बहुत झगड़ा करता था, जिस कारण मिस एलिस उसके साथ नहीं रहती थी। आगे इसके बाद पोयरोट और उसके साथी फॉरेंसिक लैब में थे। इधर ये सभी मिस एलिस की लाश देखते हैं और डॉक्टर बताता है एलिस की हत्या उसके सर के पीछे कोई नुकीला सा औजार मारने से हुई है। पोयरोट पूछता है क्या मिस एलिस का उसके पति के अलावा कोई और रिश्तेदार था? जेफ कहता है हाँ, इनकी एक नेफ्यू थी, लेकिन वो इस टाउन से काफी दूर रहती हैं। आगे ऐसा दिखाते हैं कि इस केस का कोई दूसरा सस्पेक्ट न मिलने पर पुलिस वाले एलिस के हस्बैंड मिस्टर एशर को अरेस्ट कर लेती हैं। हालांकि एशर बार बार बोल रहा था कि वो बेगुनाह है। आगे रास्ते में चलते वक्त पोयरोट हेस्टिंग को बताता है कि एशर वाकई बेगुनाह है, क्योंकि मिस्टर एशर जब भी एलिस की शॉप में जाती थी तो एलिस उन पर चिल्लाने लगती थी। लेकिन मिस एलिस की हत्या तब हुई है जब वह पीछे मुड़कर अपने कस्टमर के लिए कोई सामान निकाल रही थी। इसका मतलब किलर मिस्टर एलिस का कोई कस्टमर है।
आगे ये दोनों एलिस की इकलौती नेफ्यू मैरी ड्रॉड से मिलती हैं, लेकिन मैरी पहले से ही अपनी आंट के मरने के गम से बहुत दुखी थी, जिस कारण से पॉयरो और हेस्टिंग मैरी से ज्यादा सवाल नहीं कर पाते। फिर वहां से वापस लौटते वक्त हेस्टिंग पॉयरो से कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि मैरी अपनी आंट एलिस की किलर हो सकती है? पॉयरो कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैरी के पास अपनी आंट को मारने का कोई मोटिव नहीं था और उसकी आंट कुछ खास अमीर भी नहीं थी। आगे पॉयरो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे यहाँ पहले से उसी किलर का भेजा हुआ एक और एनोनिमस लेटर मिलता है। पॉयरो इस लेटर को हेस्टिंग को दिखाता है तो इस बार लेटर में लिखा था, मिस्टर पॉयरो, पहला मर्डर मैंने इतनी सफाई से किया कि आप तो क्या मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाया, यानी पहला मैच मैं जीत चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको एक और मौका दे रहा हूँ। तो सुनिए, अगला मर्डर 25 तारीख को बैक्सिल के समुद्री इलाके में अंजाम दिया जाएगा। फिर से आपका शुभ चिंतक ABC। आगे पॉयरो ये लेटर इंस्पेक्टर जेफ को दिखाता है और कहता है शायद किलर एक पैटर्न वाइज मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग उसने एंडोवर इलाके में एक ऐसी महिला का मर्डर किया जिसके नाम का पहला अल्फाबेट E से शुरू होता था और अब शायद यही किलर बैक्सिल के सी साइड एरिया में किसी ऐसे इंसान को मारने वाला है जिसका नाम B अल्फाबेट से शुरू होगा। इसे सुन इंस्पेक्टर जेफ बैक्सिल इलाके के सुपरिटेंडेंट से बोलता है कि वह अपने इलाके में B नाम से शुरू होने वाले सभी नागरिकों की लिस्ट बनाकर उन्हें सावधान रहने बोले। तब सुपरिटेंडेंट कहता है ऐसा करना बहुत टाइम टेकिंग है और वैसे भी इस फेस्टिव सीजन में बैक्सिल के समुद्र के पास कई सारे नए लोग छुट्टियां एंजॉय करने आएंगे। ऐसे में इतने सारे लोगों को वहां आने से रोकना बहुत मुश्किल है, यानी किलर के नेक्स्ट स्टेप को जानते हुए भी पॉयरो कुछ नहीं कर सकता। फिर अगली सुबह यानी 25 तारीख को ही एक बूढ़े आदमी और उसके कुत्ते को समुद्र के किनारे पर किसी लेडी की लाश मिलती है। उस लाश के बगल में पिछले विक्टिम की तरह ही ABC रेलवे गाइड की किताब पड़ी हुई थी। आगे इस मर्डर के बारे में पता लगने के बाद पॉयरो को इंस्पेक्टर जेफ बताती हैं, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, किलर ने बैक्सिल में उसी औरत की हत्या की जिसका नाम B अल्फाबेट से शुरू होता था। खैर मरने वाली औरत का नाम बेटी बर्नार्ड था। तो आगे पॉयरो और उसकी टीम बेटी के परिवार वालों से इन्वेस्टिगेट करने पहुंचती है। यहाँ बेटी के पेरेंट्स उसकी मौत की खबर मिलते ही बहुत दुखी हो गए थे। वह दोनों पॉयरो को बताते हैं कि उनकी बेटी बेटी देर रात तक डोनाल्ड नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, शायद उसी ने बेटी के साथ कुछ किया है। इसे सुन पॉयरो कहती हैं, वैसे क्या बेटी का एंडोवर शहर से कोई कनेक्शन था या फिर वो वहाँ किसी को जानती थी? बेटी के डैड कहते हैं, नहीं, ऐसी किसी जगह या वहाँ के नागरिक के बारे में बेटी ने मुझसे कभी भी जिक्र नहीं किया। तभी उस घर में बेटी की बहन मेगन बर्नार्ड आ जाती है। यहाँ पॉयरो मेगन से बेटी के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि मेगन को उसकी बहन बेटी से कोई लगाव या उसकी मौत से हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि बेटी के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल बेटी का एक बॉयफ्रेंड डोनाल्ड फ्रेसर था। बेटी शुरुआत में तो उससे प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे बेटी का इंटरेस्ट डोनाल्ड से हटने लगा था। इसी बात पर डोनाल्ड और बेटी अक्सर लड़ा करते थे। तभी मेगन खिड़की से देखकर बताती है, वो देखो, सामने से आता हुआ वो शख्स ही डोनाल्ड फ्रेसर है। तो आगे ये तीनों डोनाल्ड से इन्वेस्टिगेट करती हैं। यहाँ पॉयरो कहता है, बेटी अक्सर देर रात घर आती थी, क्या वो मर्डर वाली रात को भी आपके साथ थी? डोनाल्ड कहता है, नहीं, बेटी ने मुझे बताया था कि वो आज की रात अपनी किसी सहेली के साथ एंजॉय करना चाहती है। पॉयरो कहता है, और आपने उसके इस झूठ पर आसानी से यकीन कर लिया? डोनाल्ड कहता है, उस वक्त मुझे यकीन हो गया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि बेटी मुझसे झूठ बोलकर किसी दूसरे आदमी से मिलने गई है। बेटी की यही कमजोरी थी, वो किसी भी सुंदर आदमी से अट्रैक्ट हो जाती थी। खैर, इसलिए मैंने हर होटल और हर रेस्टोरेंट में जाकर बेटी को सर्च किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शायद मेरी इतनी अलीबाई आपके लिए काफी होगी मिस्टर पॉयरो। पॉयरो कहती हैं, हाँ, लेकिन अब भी आप शक के दायरे से बाहर नहीं है। आगे पॉयरो और हेस्टिंग अपने टाउन वापस जा रही होती हैं। यहाँ हेस्टिंग कहता है, डोनाल्ड के पास बेटी को मारने का बहुत अच्छा मोटिव और समय था। शायद डोनाल्ड को उसी रात पता चल गया होगा कि बेटी उसे चीट कर रही है, इसलिए डोनाल्ड ने बेटी की हत्या कर दी होगी। पॉयरो कहता है, लेकिन फिर डोनाल्ड ने मिस एलिस एशर को क्यों मारा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डोनाल्ड ने बेटी की हत्या अचानक जोश में आकर की थी, तो उसने पॉयरो को हत्या से पहले लेटर लिखकर क्यों भेजा? इसका मतलब जरूर इन हत्याओं के पीछे कोई दूसरा आदमी है। पॉयरो के ऐसा कहते ही मूवी एक एलेक्स बोनापार्ट नाम के बुजुर्ग व्यक्ति पर शिफ्ट होती है।
एलेक्स थिएटर हॉल में एक सीरियल किलर की मूवी देख रहा था, जिसमें किलर एक हत्या को छिपाने के लिए एक लेडी को मारने का फैसला करता है, क्योंकि वो उसके सारे राज जान गई थी। इस सीन को देखकर मिस्टर एलेक्स को बहुत खुशी महसूस होती है और इससे हम समझ पाते हैं कि मिस्टर एलेक्स का दिमाग थोड़ा सही नहीं है। अब सीन वापस इंस्पेक्टर जेब पर शिफ्ट होता है, जो इस दूसरी हत्या से तंग आ चुके थे और उन्होंने फैसला किया था कि वह इस किलर के बारे में न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाकर पब्लिक को इससे सतर्क रहने कहेंगे। लेकिन पॉयरो का कहना था कि ऐसा करना उनका सबसे गलत डिसीजन होगा। इससे किलर को फ्री की पब्लिसिटी मिलेगी और अल्टीमेटली यही पब्लिसिटी किलर चाहता है। लेकिन इंस्पेक्टर जेब इस मामले में पॉयरो की नहीं सुनते और अगले दिन ही इस एबीसी अल्फाबेट मर्डर के बारे में हर न्यूज़पेपर और मीडिया प्रेस में प्रिंट करा दिया जाता है। इस न्यूज को पढ़कर हेस्टिंग पॉयरो से सवाल करता है, आखिर अल्फाबेट ऑर्डर में हत्या करने के पीछे किलर का क्या मोटिव रहा होगा। पॉयरो कहता है, ये तो हमें किलर के पकड़े जाने पर ही पता लग सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा दावा है, शायद इस किलर को मुझसे कोई पर्सनल हेट है, या शायद ये किलर मेरे पकड़े गए उन मुजरिमों में से एक है जो मुझसे बेइंतहा नफरत रखता हो। हेस्टिंग कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। तभी हेस्टिंग को दरवाजे से बजर बजने की आवाज आती है और वो दरवाजे के पास जाकर सुबह आए हुए लेटर्स को उठाता है, तो इन्हीं लेटर में से एक लेटर उसी एबीसी किलर का भेजा हुआ था। इस बार किलर ने लिखा था, डियर मिस्टर पॉयरो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा दूसरा मर्डर इतना आसान होगा। शायद जितना आपके बारे में अखबारों और न्यूज में बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, आप उतने भी चालाक नहीं हैं। खैर, अगली हत्या 29 तारीख को चर्चटन इलाके में होगी। उम्मीद है कि आप इस बार मुझे निराश नहीं करेंगे। इसे सुन पॉयरो हैरान होकर कहता है, हेस्टिंग, क्या तुमने नोटिस किया 29 तारीख तो आज ही है। वैसे ये लेटर कब का आया हुआ है? हेस्टिंग कहता है, इसमें डेट 26 तारीख की लिखी हुई है। तब पॉयरो लेटर देखकर बताता है, जरा देखो, किलर ने लेटर के अंदर गलत एड्रेस लिखा हुआ है। हमारा एड्रेस व्हाइट हेवन मेंशन वाला है और किलर ने लेटर में व्हाइट हॉर्स मेंशन लिखा है। मतलब गलत एड्रेस की वजह से लेटर मिलने में देरी हो गई। आगे इसके जस्ट बाद पॉयरो और उसके साथी शाम के 7 बजे की ट्रेन से चर्चटन विलेज की तरफ जाने निकलते हैं। लेकिन पॉयरो के जाने से पहले ही हम न्यूज में एक खबर देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि मिस्टर क्लार्क नाम के एक मशहूर मिलियनेयर आदमी की डेड बॉडी चर्चटन विलेज में बरामद हुई है। इसका मतलब पॉयरो और हेस्टिंग का चर्चटन विलेज पहुंचने से कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पॉयरो कहता है, 3 इलाके के अंदर 3 अलग अलग मर्डर्स हुए, लेकिन तीनों ही विक्टिम्स एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना ही इनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। फिर कोई इन 3 रैंडम लोगों को यूं ही क्यों मारेगा? ऐसा कहकर पॉयरो मिस्टर क्लार्क के भाई फ्रैंकलिन क्लार्क से इन्वेस्टिगेट करने जाता है। तो फ्रैंकलिन इन्हें बताता है, उसका भाई कार्मिकाइल क्लार्क बहुत अमीर और खुशहाल आदमी था। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और ना ही किसी आदमी को लेकर वह परेशान रहती थी। लेकिन हाँ, क्लार्क की वाइफ मिस शार्लेट को जब से कैंसर हुआ, तब से क्लार्क काफी डिप्रेशन में जाने लगे थे, क्योंकि उस कैंसर की वजह से मिस शार्लेट सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान बची हैं। ऐसा बताकर फ्रैंकलिन इन्हें मिस शार्लेट से मिलवाने ले चलता है, पर तभी मिस शार्लेट का डॉक्टर आकर इन्हें बताता है, मिस शार्लेट की हालत बहुत खराब है, फिलहाल उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। तभी उसी कॉरिडोर से मिस्टर क्लार्क की सेक्रेटरी मिस थोरा ग्रे गुजरती है। थोरा दिखने में काफी खूबसूरत थी। अब सीन फिर से मिस्टर एलेक्स बोनापर्ट पे शिफ्ट होता है, जो एक लाइब्रेरी में वहीं के एक मेंबर से वॉर के बारे में बात कर रहा था। वो मेंबर मिस्टर एलेक्स से कहता है, वॉर भी कितनी घातक चीज होती है, इसमें हजारों बेकसूर लोग मारे जाते हैं। मिस्टर एलेक्स बोलते हैं, सिर्फ वॉर ही नहीं बल्कि बीमारी, कैंसर और मौत भी बेकसूर लोगों को नहीं छोड़ती। वो मेंबर कहता है, लेकिन वॉर को रोकना कम से कम हमारे हाथ में तो है। इसे सुन एलेक्स जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ एक लेडी उन्हें शांत होने का इशारा करती है, जिसे समझकर एलेक्स अपनी हंसी दबा लेता है। तब वो मेंबर बोलता है, मेरे ख्याल से आपका आपकी जवानी में किसी वॉर से कोई ताल्लुक रहा होगा। एलेक्स कहता है, बिल्कुल, और उसी ताल्लुकात की वजह से मेरा दिमाग आज तक अनसेटल्ड है। ऐसा कहकर एलेक्स एकदम से सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ पॉयरो और हेस्टिंग को कुछ दिनों बाद मिस्टर क्लार्क की बीमार वाइफ मिस शार्लेट क्लार्क से मिलने का मौका मिलता है।
इधर बातों ही बातों में मिस शैलेट बताती हैं कि जिस रात मिस्टर क्लार्क का मर्डर हुआ था उसी सुबह इधर गार्डन में क्लार्क की सेक्रेटरी थोरा किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी। पोरो कहता है, लेकिन सेक्रेटरी थोरा ने तो हमसे ऐसे किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। मिस शैलेट कहती है, थोरा पर यकीन मत कीजिए, वो एक नंबर की छुरी है। इसे सुन पोरो उस विंडो से गार्डन की तरफ देखता है जहाँ से मिस शैलेट ने थोरा और उस अजनबी आदमी को देखा था। पोरो मिस शैलेट से पूछता है, वो आदमी दिखने में कैसा था? क्या वो जवान था या फिर बूढ़ा? शैलेट कहती है, मैं उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाई, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। अब पोरो और हेस्टिंग इतनी जानकारी लेकर चर्चटन से वापस अपने घर पहुंचती हैं, लेकिन घर आते ही इन्हें कमरे में फिर से किलर का चौथा लेटर मिलता है। इस बार किलर ने लिखा था, मिस्टर पोरो, आखिर आप और आपकी पुलिस मिलकर कर क्या रही है? इस सब को मजाक मत समझिए। खैर, अगली हत्या डॉनकेस्टर शहर में 9 सितंबर को होगी। उम्मीद है कि आप इस बार जरूर कोई कदम उठाएंगे। इस लेटर के मिलते ही पोरो तीनों विक्टिम्स के सभी फैमिली मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा करके थोरा से कहता है, मिस थोरा, आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि मिस्टर क्लार्क के हत्या वाले दिन आपने घर के आसपास किसी स्ट्रेंजर को नहीं देखा था, जबकि सच्चाई तो ये है कि आप उस दिन किसी अनजान आदमी से गार्डन में मिली थी और उस वक्त आपको आपकी मालकिन मिस शैलेट ने खिड़की से देखा भी था। तो इसे सुन थोरा पहले तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, पर तभी थोरा को याद आता है और वो कहती है, हाँ, मैं उस दिन गार्डन में एक आदमी से मिली तो थी, लेकिन वो आदमी सिर्फ एक मामूली सा सेल्समैन था और कुछ जुराबें बेचने आया था, लेकिन मैंने उससे कोई जुराबें नहीं खरीदी। तभी पोरो को क्लिक होता है कि दूसरी विक्टिम यानी बैटी के कमरे में कुछ नई नई खरीदी हुई जुराबें पड़ी हुई थी। ये याद आते ही पोरो बैटी की बहन से पूछता है, क्या बैटी ने मरने से पहले किसी सॉक सेलर के बारे में कभी जिक्र किया था? तब बैटी की बहन कहती है, हाँ, याद आया, बैटी ने कुछ नए सॉक्स बेफालतू में खरीदे थे, जिसकी वजह से उसे मॉम से काफी डांट सुननी पड़ी थी। यानी एबीसी मर्डर का किलर वही जुराबे बेचने वाला सेल्समैन है। इसलिए पोरो मिस थोरा से उस सेल्समैन का हुलिया या चेहरा पूछता है, लेकिन थोरा को उस आदमी का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था। थोरा बताती है, उस आदमी का चेहरा कुछ ऐसा था जिसे कोई भी नोटिस नहीं करेगा, और करेगा भी तो आसानी से भूल जाएगा। पोरो कहता है, इतना बताकर आपने हमारा केस काफी आसान कर दिया मिस थोरा। अब सीन फिर से मिस्टर एलेक्स पर शिफ्ट होता है। इधर हम समझ पाते हैं कि एलेक्स एक सॉक्स सेलर था, यानी वो सॉक्स बेचने के लिए हर दिन नई नई जगह विजिट करने जाता था। दोस्तों, अब तक आपको लग रहा होगा कि एलेक्स ही असली किलर है, लेकिन आगे चलकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आगे एलेक्स सभी सॉक्स को अपने बॉक्स में भरकर डॉनकेस्टर शहर के लिए निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि डॉनकेस्टर वही शहर है जिसमें किलर एबीसी पैटर्न का चौथा मर्डर करेगा। यहाँ इसी ट्रेन में पोरो के साथी और विक्टिम के वह सभी फैमिली मेंबर्स होती हैं जिनके मेंबर्स के साथ एबीसी मर्डर हुआ था। पोरो इन सभी को डॉनकेस्टर ले जा रहा था ताकि ये लोग किलर की पहचान कर सके। आगे डॉनकेस्टर पहुंचते ही पोरो इन सभी को एक जगह लाकर बताता है। जैसे ही उन्हें कोई जुराबे बेचने वाला सेल्समैन दिखे जिसका चेहरा हल्का भी जाना पहचाना हो, वैसे ही वह सभी उस सेल्समैन पर नजर रखते हुए पुलिस या फिर पोरो को खबर करेंगे। फ्रैंकलिन कहता है, और अगर उस सेल्समैन ने उन पर हमला कर दिया तो वैसे भी इतने लोगों को मारने वाला जरूर कोई पागल आदमी होगा। पोरो कहता है, नहीं, ये गलत सोच है। असल में जो भी इन सभी हत्याओं के पीछे है उसका दिमाग बिल्कुल अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए अब तक उस खूनी ने पूरा मौका मिलने पर भी किसी भी क्राइम सीन में एक भी आदमी को अलग से एक्स्ट्रा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सिर्फ उन्हें ही मारा जिनके मर्डर उसने पहले से प्री प्लान कर रखे थे। आगे थोड़ी देर बाद डॉनकेस्टर स्टेडियम में घोड़ों की रेस शुरू होती है और इसी वजह से उस स्टेडियम में काफी सारी भीड़ हो जाती है। वहीं इस दौरान पोरो एक कोने में बैठकर सोचने की कोशिश कर रहा था कि इन 3 हत्याओं के पीछे किलर का क्या मोटिव रहा होगा। तभी पोरो को किलर का एक मोटिव समझ आ जाता है और पोरो जल्दी से हेस्टिंग के पास जाकर उससे कहता है, मुझे फाइनली किलर के इन हत्याओं के पीछे का राज समझ आ गया। असल में किलर इन 4 में से सिर्फ एक
एक ही मर्डर को अंजाम देना चाहता था और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। इवन तीसरे लेटर का गलत एड्रेस में पहुंचना भी कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी। तभी सीन एक मूवी थिएटर में शिफ्ट होती है। इधर किलर जॉर्ज नाम के एक आदमी के सर पर नुकीली चीज से हमला करके वहां से चला जाता है। आगे थोड़ी देर बाद मूवी थिएटर के बाकी लोगों को जब पता चलता है कि जॉर्ज मर चुका है तो जॉर्ज के बगल से इन्हें एबीसी रेलवे गाइड मिलती है। दूसरी तरफ सीन एलेक्स बोनापार्ट पर शिफ्ट होता है जो अपने घर पहुंच चुका था। तभी एलेक्स को अपने हाथ में ब्लड महसूस होता है और जब एलेक्स जेब के अंदर हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसके पास एबीसी किलर का मर्डर वेपन था। इसे देख एलेक्स को खुद से नफरत होने लगती है और एलेक्स खून का दाग हाथ से हटाने के लिए हाथ साफ करने लगता है। इतने में वहाँ एलेक्स की हाउसकीपर आ जाती है और एलेक्स को रंगे हाथ देख लेती है, लेकिन एलेक्स उसे वहाँ से जाने का कहता है। आगे कुछ देर बाद वो हाउसकीपर इस बारे में पॉयरो और उसके साथियों को बताकर उन सभी को एलेक्स के घर में ले चलती है, लेकिन एलेक्स वहाँ से गायब था। तभी पुलिस को एलेक्स के कमरे से उसका वो बॉक्स मिलता है जिसमें एलेक्स जुराबे रखा करता था और इसी बॉक्स में एलेक्स ने मर्डर वेपन छिपा रखा था। इसे देख इन सभी को यकीन हो जाता है कि एलेक्स ही एबीसी मर्डर्स का खूनी है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो पुलिस से छिपकर तंग आ गया था और यहाँ एलेक्स के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी जिसे देखकर लग रहा था कि शायद एलेक्स के अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यहाँ एलेक्स खुद से तंग आकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं पॉयरो को जब ये बात पता चलती है तो पॉयरो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि एलेक्स खूनी नहीं है और अलीबाई के मुताबिक भी एलेक्स दूसरे मर्डर के वक्त पूरी रात अपने एक दोस्त के साथ था। लेकिन इंस्पेक्टर जब कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी बैक सील को छोड़कर एलेक्स बाकी के तीनों इलाकों के ठीक मर्डर वाले वक्त ही देखा गया था। पॉयरो बोलता है पर फिर भी एक बार मुझे एलेक्स से बात करनी पड़ेगी। आगे पॉयरो एलेक्स से बात करने जेल जाता है। तब एलेक्स को पता भी नहीं था कि पॉयरो कौन है। इवन एलेक्स ये भी दावा करता है कि उसने पॉयरो को कभी कोई लेटर नहीं भेजा और ना ही पॉयरो की उससे कोई दुश्मनी थी। पॉयरो कहता है वैसे मिस्टर एलेक्स जिस कंपनी के लिए आप जुराबे सेल करने जाते थे उन्होंने बताया कि आप पिछले 2 हफ्तों से उनके बताए एक भी शहर में विजिट करने नहीं गए। एलेक्स कहता है मुझे नहीं पता कि मेरी कंपनी ऐसा झूठा क्लेम क्यों कर रही है जबकि मैं तो उन सभी शहरों में गया था जहां की उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी थी। यहाँ एलेक्स पॉयरो के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है और उसे ये भी बताता है कि उसकी मॉम ने उसका नाम अलेक्जेंडर बोनापार्ट के नाम पर रखा था क्योंकि उन्हें लगा था कि एलेक्स भी अलेक्जेंडर बोनापार्ट की तरह जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करेगा। लेकिन यहाँ एलेक्स ने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ जुराबे सेल करने में ही निकाल दी। शायद इसी कारण से एलेक्स का दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है और उसे लग रहा है कि शायद उसी के अंदर की किसी पर्सनैलिटी ने ये सारे मर्डर्स किए हैं। आगे एलेक्स की बात सुनने के बाद पॉयरो सभी विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स को एक होटल में इनवाइट करता है और उन्हें बताता है मिस्टर एलेक्स एबीसी मर्डर किलिंग के पीछे के असली किलर नहीं थे बल्कि इसके पीछे एक बहुत शातिर और तेज मुजरिम का हाथ था जो इस वक्त आप लोगों के बीच मौजूद है। उसी आदमी ने मिस्टर एलेक्स को टारगेट बनाया क्योंकि मिस्टर एलेक्स डिप्रेस थे और शायद उम्र होने की वजह से उन्हें अक्सर ब्लैकआउट आते थे और उन्हें कोई भी घटना ज्यादा देर तक याद नहीं रहती थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए किलर ने मिस्टर एलेक्स को कंपनी के झूठे नाम से एक टाइपराइटर और एक लिस्ट पार्सल किया। उस लिस्ट के मुताबिक एलिस को ए, बी और सी के अल्फाबेट से शुरू होने वाली स्पेसिफिक जगहों में जाकर लिस्ट में दिए गए कस्टमर्स को अप्रोच करना था। सबसे पहले एलेक्स उस लिस्ट को फॉलो करते हुए मिस एशर के शॉप में उससे मिलने गए, जिसके थोड़ी देर बाद किलर भी उस शॉप में आया और मिस एशर को पीछे से मारकर वहां से चला गया। वहीं इस सब से अनजान होकर मिस्टर एलेक्स वापस किलर के भेजे अगले एड्रेस बैक्सिल में गए, जिसके बाद उसी रात किलर ने बैक्सिल में मिस बैटी की हत्या कर दी। इसके बाद एलेक्स ने चर्चटन पहुंचकर मिस थोरा को अप्रोच किया था और इसी दौरान मिस शार्लेट ने एलेक्स और थोरा को एक साथ खिड़की से देखा था। तो कुछ इस तरह किलर ने सभी क्राइम सीन में मिस्टर एलेक्स को भेजकर ऐसी सिचुएशन खड़ी की जिससे लगे कि एलेक्स ही सभी के पीछे का किलर था। यही चीज अंदर ही अंदर एलेक्स को भी लगने लगी। वो सोचने लगी कि उनके अंदर कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो ये सारी मर्डर कर रही है
और वहाँ मिस्टर एलेक्स जिस थिएटर में रुके थे उसी थिएटर के एक शख्स को किलर ने मारकर अपने चौथे मर्डर को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि किलर को सिर्फ एक ही मर्डर को अंजाम देना था और उस एक मर्डर को छिपाने के लिए किलर ने बाकी के 3 मर्डर्स एक्स्ट्रा के तौर पर किए। इसे सुन फ्रैंकलिन क्लार्क पूछता है पर पॉयरो आखिर वो किलर है कौन। इसे सुन पॉयरो फ्रैंकलिन की तरफ घूरने लगती हैं। फ्रैंकलिन कहता है आप मुझ पर शक नहीं कर सकते। पॉयरो कहता है हाँ कर सकता हूँ क्योंकि पूरे विक्टिम्स की फैमिली में से सिर्फ आप ही थे जो डॉनकास्टर स्टेडियम वैसे भी अपने किसी काम से जाने वाले थे। खैर थिएटर में चौथे मर्डर को अंजाम देने के बाद वहाँ चुपके से आपने अपना मर्डर वेपन मिस्टर एलेक्स की जेब में डाल दिया। वहीं जब एलेक्स को ये वेपन अपने पास से मिला तो उनका ये शक यकीन में बदल गया कि अब तक हुई सारी हत्याएं उन्होंने ही की थी, इसलिए उन्होंने पुलिस के पास आकर खुद को सरेंडर कर दिया। फ्रैंकलिन कहता है पर मैं इतने लोगों की हत्या क्यों करूंगा। पॉयरो बोलता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किलर ने 4 में से 3 हत्याएं सिर्फ एक हत्या को छिपाने के लिए की थी और वो एक हत्या थी मिस्टर क्लार्क की। अपने भाई यानी मिस्टर क्लार्क को मारने के बाद सारी जायदाद की मालकिन कुछ समय के लिए मिस शार्लेट बनी रहती, लेकिन शार्लेट बस कुछ दिनों की ही मेहमान थी और कैंसर के कारण ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाती, जिस वजह से बस चंद दिनों में सारी जायदाद के मालिक आप बन जाते मिस्टर फ्रैंकलिन क्लार्क। लेकिन प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले आपको बिल्कुल भी पकड़े जाने का रिस्क नहीं लेना था, इसलिए आपने मुझे बाकी सारे लेटर्स तो सही एड्रेस और पते पर भेजी थी, लेकिन अपने भाई के मर्डर वाले लेटर का एड्रेस जानबूझकर गलत भेजा था, जिस वजह से वो लेटर मुझ तक पहुंचने में काफी देरी हो गई। क्लार्क कहता है ये सब बकवास बातें हैं, आखिर इस चीज का प्रूफ क्या है। पॉयरो कहता है प्रूफ है वो टाइपराइटर जिसे आपने मिस्टर एलेक्स को पार्सल किया था। उस टाइपराइटर से हमें आपके फिंगरप्रिंट्स बरामद हुई हैं। इसे सुन फ्रैंकलिन घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले फ्रैंकलिन को पकड़ लेते हैं। आगे फ्रैंकलिन के अरेस्ट हो जाने के बाद डोनाल्ड पूछता है वैसे अगर फ्रैंकलिन का मकसद पुलिस को गुमराह करने का ही था तो उसने आपको एबीसी मर्डर वाले लेटर्स क्यों भेजे। अगर वो चाहता तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को ये लेटर भेज सकता था। पॉयरो कहता है पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लेटर्स रिसीव होते हैं, जिस वजह से पुलिस उन पर ध्यान नहीं देती और ऐसे लेटर्स ज्यादातर कचड़े में फेंक दिए जाती हैं। लेकिन मिस्टर फ्रैंकलिन ये बात अच्छे से जानते थे कि मैं हर चीज को बहुत सीरियस लेता हूँ और मुझ तक लेटर पहुंचने से एबीसी हत्याओं को पुलिस और मीडिया दोनों तरफ से पब्लिसिटी मिलने लगेगी। हेस्टिंग कहता है और टाइपराइटर का क्या, उस टाइपराइटर से पुलिस को एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। पॉयरो बोलता है वो तो बस एक झूठ था। इस झूठ को सुनते ही फ्रैंकलिन कितना घबरा गया। इस बात की गवाही कोर्ट में यहाँ मौजूद सभी लोग देंगे और इस मिस्ट्री के साथ हरक्यूल पॉयरो सीरीज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।